100 नखरे। नेहा की सगाई का दिन। सभी घरवाले और मेहमान नेहा और राजा के रिंग्स एक्सचेंज होने का इंतजार कर रहे थे। तभी नेहा राजा को अंगूठी पहना देती है, पर जैसे ही राजा की बारी आती है, अंगूठी को देखते ही अचानक से उसका मूड बिगड़ने लगता है और तेज आवाज में वो कहता है, ये सगाई नहीं हो सकती। राजा के ये कहने की देर थी कि सभी के बीच बातें होनी शुरू हो जाती है। और करो लव मैरिज। सगाई होते होते ही लड़के का मूड बदल गया। अब क्या होगा नेहा का? शुक्र मनाओ जी, सगाई के पहले ही लड़के ने सगाई तोड़ दी, वरना शादी की अगली रात अगर यही काम करता तो लड़की पर तो बेकार में ही डाइवोर्स का धब्बा लग जाता भाई। अरे यार, ये लोग 10 मिनट भी नहीं ठहर सकते थे क्या? खाना तो खा लेता मैं, अब भूखे ही वापस जाना पड़ेगा। लोगों के बीच हो रही ऐसी बातें सुनकर नेहा के परिवार वालों के साथ साथ राजा के परिवार वाले भी घबरा जाते हैं। अब क्या ड्रामा बाकी है तुम्हारा? और जो बताना है धीरे से बताओ ना। राजा फुसफुसाते हुए नेहा से कहता है, ये कौन सी अंगूठी है नेहा? मुझे तो ये अंगूठी नहीं दिखाई गई थी। हो गए नखरे शुरू तुम्हारे। मुझे पता ही था, लड़कों का यही होता है। शादी के पहले पहले बाबू सोना, और रिश्ता पक्का होते ही सर पर तांडव करने लगते हैं। पर तुम्हें पता है ना नेहा, मैं कितना पर्टिकुलर हूँ चीज़ों को लेकर। अरे भाई, मुझे पहननी है ना अंगूठी, मुझे करना चाहिए ना ड्रामे। मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही और यहाँ तुम परेशान हुए जा रहे हो। अरे ये सब क्या है राजा? तू ही मर रहा था शादी करने के लिए नेहा से, और अब कह रहा है ये शादी नहीं हो सकती आप लोगों के कारण। ये कौन सी अंगूठी रखी है ट्रे पर आपने मम्मी? हम दोनों ने अंगूठी मैच कर रखी थी, लड़की वाले तो वही अंगूठी लाए हैं, तो हमारी तरफ से ये गलती कैसे हो गई? अब कैसे लेंगे हम अच्छी फोटोज? कितना सोचा था मैंने कि एक तरफ मेरा हाथ होगा, एक तरफ नेहा का, दोनों हाथों में एक सी अंगूठी, पर नहीं। अरे इतनी सी बात पर तू इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। प्लीज यार राजा, ड्रामा मत करो और मुझे अंगूठी पहना दो। और इधर उधर देखकर मुंह बनाता हुआ राजा नेहा को अंगूठी पहना ही देता है और हो जाती है सगाई। कुछ देर बाद सौरभ की बहन और माँ अकेले में नेहा के पास जाकर कहते हैं, अभी सोच ले बेटा, अभी भी वक्त है। इसी लड़के से प्यार किया था ना तूने, तो श्योर तो है ना? क्यों बना बनाया काम बिगाड़ रही हो मम्मी? एकदम सही किया भाभी आपने। और अब ना जल्दी से शादी करो और भैया को लेकर कहीं चले जाओ, बस हमारा पीछा छूटे उनसे। अरे इतना कुड़कुड़ करता रहता है ये लड़का, जितना तो मेरी सास ने कभी नहीं किया था। भगवान तुझे इसे झेलने की शक्ति दे बेटा। और इस झलक से आप तो समझ ही गए होंगे कि राजा का नेचर कैसा था। हर चीज़ में उंगली, हर चीज़ से प्रॉब्लम। बचपन से राजा का नेचर ऐसा ही था। उसे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती थी, चाहे वो खुद की हो या दूसरों की। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। राजा के घर वालों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा के पीछे कोई लड़की पागल हो सकती है। पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर रहता है। ऐसे लड़के के भी प्यार में पड़ चुकी थी नेहा। पिछले 5 सालों से नेहा और राजा डेट कर रहे थे और आज आखिरकार उनकी सगाई हो जाती है। सगाई से अपने घर लौटते ही, बताओ, पीछे से पूरे घर की लाइट्स ऑन थी। ऐसे ही तो बर्बाद होते हैं पैसे। और ऊपर से पंडित जी ने सगाई का अलग डेट निकाला, शादी का अलग। अभी जो मेहमान सगाई में आए उनको भेजने के लिए पहले टिकट करवाओ, फिर शादी में बुलाने के लिए टिकट करवाओ। दोनों फंक्शन साथ में हो जाते तो इतना खर्चा तो नहीं होता। सगाई हुई है तेरी आज, जरा सुस्ता ले, सांस ले ले, उसके बाद बोल लेना बेटा। नहीं नहीं सुषमा, बात तो भतीजा मेरा ठीक ही कह रहा है। 2 बार का खर्चा करना ही क्यों है? हम नहीं चाहते, अब हम 15 दिन यहीं रह लेंगे। क्यों विमला जी? शादी के 2 दिन पहले। हाँ भैया जी, इस कमरे का बिस्तर बाहर शिफ्ट कर दीजिए और गद्दे लगवा दीजिए यहाँ मेहमान के लिए। ये क्या किरण, तुम मेरे कमरे में गद्दे क्यों लगवा रही हो? मासा जी ने खास कहा है कि वो सोएंगे तो तुम्हारे कमरे में ही। और अब अगर मम्मी की साइड के लोग तुम्हारे कमरे में सोएंगे तो बुआ जी को यहाँ सोने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे ना गुस्सा आ रहा है किरण, इन लोगों को बाहर भेज, वरना आज कोई पिट जाएगा मेरे हाथों से। एक तो यहाँ मेरी शेरवानी की फिटिंग सही नहीं हो रही, ऊपर से तुम मेरे कमरे में जमावड़ा लगा रही हो। भेज बाहर सबको। अपने हाथ में घड़ी पहना हुआ राजा सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था, तभी उसे संतोषी कहती है, अरे बेटा, शादी के पहले लड़के को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है तू? क्या काम है? देख लिया पापा, फिर आप लोग कहते हैं मैं बेकार में गुस्सा करता हूँ। निकल रहा था अच्छे काम के लिए और टोक दिया दादी जी ने।
अरे दादी जी, मैं काम पर निकल रहा हूँ, आप और किसी दिन आओ, और या फिर एक लंबे से काम पर निकल जाओ, वैसे भी उम्र तो हो चुकी है आपकी। गुस्से में सरोबार राजा जैसे दरवाजे के बाहर पहुंचता है, वहां अपनी बाइक पर मेहमानों के बच्चों को खेलता हुआ दिखता है। ओ लोमड़ी की धोल, मेरी सीट की कवर कैसे नोची तूने, अभी उठाकर फेंक दूंगा। मम्मी, मैं इसे बता दे रहा हूँ, शादी तो होती रहेगी, बर्बादी ज़रूर हो जाएगी। ये कैसी औलाद पैदा की है सुषमा जी आपने, जब देखो बस इसे कलेश करना है। अरे शांत करवाइए इसे, मेहमानों के कान में पड़ गए ऐसी बातें तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। और इसी तरह कलेश करते करते किसी तरह शादी का दिन आ ही जाता है। दूल्हे को देखने कभी कोई उसके कमरे में आ रहा था तो कभी कोई। हाय, कितना सुंदर लग रहा है मेरा राजा बेटा, जरा पीछे घूम के तो दिखाना बेटा। ये सुनते ही राजा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। बारात तो निकलेगी ही ना मौसी, तब देख लेना भैया को। पता चला अभी गुस्से में सभी का आगा पीछा तोड़ दिया इसने। अरे क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोलती हुई मृगनयनी राजा की आंखों में काजल लगा देती है। गुस्से में राजा तमतमाता हुआ सीधा अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है। देखो मेरी आँख, मम्मी ये मौसी ने कौन सा काला जुमा मेरी आंखों में लगा दिया। अरे भाई, काली पोतनी है तो अपने बेटे के चेहरे पर पोतना। बस इन्हीं कारणों से मैं किसी रिश्तेदार को शादी में नहीं बुलाना चाहता था। अरे बेटा, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से, तो गुस्सा मत कर। देख 10 मिनट में हमें निकलना है, वहाँ नेहा तेरा इंतज़ार कर रही होगी। और किसी तरह सुषमा अपने बेटे का गुस्सा शांत कर बारात लेकर अपनी बहू को लाने निकल पड़ती है। रास्ते में सभी दूल्हे के आसपास पटाखे फोड़ रहे थे। अरे ओ पटाखे वाले, अब एक और पटाखा मेरे कानों के पास फूटा ना तो तेरे मुंह के अंदर घुसकर बॉम्ब फोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ। हे भगवान, इस लड़के को मंडप तक ले जाते कहीं मेरा जनाजा न निकल जाए। अरे बहुत नाच गाना हो गया, चलो अब जल्दी जल्दी चलो सब। बारात जैसे ही नेहा के दरवाजे पर पहुंचती है, राजा नेहा को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। ये क्या अरेंजमेंट हुई है नेहा? बाहर मैंने ऑर्किड्स लगाने को बोला था और ये इवेंट वालों ने गेंदे के फूल लगा दिए। एक काम करो, तुम यहीं कमरे में बैठकर इस बात का विलाप करते रहो, मैं जा रही हूँ नीचे मंडप पर। भैया, तब तक आप इसे कुछ खिला पिला दीजिए, लगता है भूख से पागल हो गया ये। और होने वाले दूल्हे की सभी साले साहब मिलकर उसकी खातिर में लग जाते हैं, पर नखरे वाला राजा इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाला था। ये खाइए जीजा जी, पिज्ज़ा। अरे ये क्या कैटरिंग हुई बताओ तो? बस एक कैप्सिकम पिज्ज़ा रख दिया और कह रहे खाओ। अरे भाई, पिज्ज़ा में भी तो वैरायटी होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा तो मैं आपके लिए दूसरी वैरायटी का पिज्ज़ा बनवाता हूँ, तब तक आप गुलाब जामुन खाइए ना। ये गुलाब जामुन है, इसे तुम गुलाब जामुन कहते हो? ना तो इसमें स्वाद है और ना ही मिठास। नेहा का मुंह देखकर ये खाना तो निगल रहा हूं मैं, पर याद रखना, मंडप पर से मेरे जूते कोई चोरी नहीं करेगा, वरना फिर ऐसी बोली निकलेगी मेरे मुंह से जो किसी से निगली नहीं जाएगी। ठीक है जीजा जी, आप हमारी अलमारी में अपने जूते रख दीजिए, कोई आपके जूते नहीं छुपाएगा बस। और इसी तरह अपने ससुराल का आधा खून पीने के बाद राजा शादी के मंडप पर पहुंचता है। किरण, जरा मम्मी को साइड में बुलाना तो। सुबह से तमाशा कर रहे हो भैया, अब क्या बात करनी रह गई है? घबराती हुई सुषमा अपने नखरीले बेटे के पास जाती है। बताओ मम्मी, नहीं करवानी है शादी तो साफ साफ बोलो ना। ये पंडित जी ने पिछले 10 मिनट से हमें बिठा कर क्यों रखा है? इतनी फुर्सत में हूँ क्या मैं? अब 5 मिनट के अंदर अंदर फेरे नहीं शुरू करवाए इन्होंने तो मैं तो अपना सामान बांधकर घर के लिए निकल जाऊंगा। अरे शादी ब्याह में तो ज़रा ऊपर नीचे हो ही जाता है बेटा, पंडित जी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं ना, बस 2 मिनट में फेरे शुरू हो जाएंगे। और भगवान की दया से किसी तरह फेरे शुरू हो जाते हैं। अब वधू आगे आए। ये देख लो नेहा, अभी कुछ देर पहले पंडित जी ने बोला था कि मैं आगे रहूंगा, अब तुम्हें आगे आने के लिए बोल रहा है। अरे दूल्हा हूं मैं या फिर नौकर हैं? कभी आगे चलूं कभी पीछे चलूं। अरे मेरे किसी पुराने पाप की सजा, और आधे घंटे की बात है बस, पंडित जी जो कह रहे करता जा। तुम देख रही हो ना नेहा? अरे तुम पीछे हो रहे हो या नहीं? पंडित जी जल्दी जल्दी आप मंत्र पढ़ के बस इसका विवाह संपन्न कीजिए ना। विवाह संपन्न हुआ, चलो बहू हम निकलते हैं। अरे जा बेटा, तू कर कलेश, जहाँ करना है कर। पापा मम्मी, मैं आपकी गाड़ी में आऊंगी। ए कलेशी, तू दूसरी गाड़ी में आ जाना। जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची, बताते क्यों नहीं, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता,
ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए, इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से। मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है, इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना। शादी तो करवानी है ना। हाँ, लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे, जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई, वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सन्निका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा? उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी, और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियाँ कहती हैं, क्या बात है, तू परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं, चली गई, वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई एनजीओ है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था, याद है? उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था, वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसी रही किट्टी? अच्छी थी बेटा, खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्निका दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ, कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया।
रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने काट दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, क्या ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती हैं। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ।